जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा, जिसमें साथियों आज हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और इससे पहले जितना भी सेट हुआ है सभी सेट का पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक और उसका नोट्स सब कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बैच में बहुत सारा चीज़ रखा गया है, आपको अगर जानना हो तो जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे इसके अंदर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या फिर बागान कामगारों ने? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह जो है वो सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इस विद्रोह के लिए सबसे पहले अपना बलिदान किस व्यक्ति ने दिया था पूछा जाता है, तो मंगल पांडे ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह के लिए सबसे पहला बलिदान किसका हुआ था? मंगल पांडे। पूछा जाता है मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो शायद हमने कल भी आपको बताया था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? आंसर है कहाँ पर? तो याद रखिएगा बम्बई में। मुंबई का पहले नाम था बम्बई। कब हुआ था? तो 1853 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अहमदाबाद की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को। सबको ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और केवल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस के बैच में इसके साथ आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी हो रहा है, जिसमें आज आपका हिस्ट्री का तीसरा क्लास हो गया। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। 18 मार्च से इसका फॉर्म भराना बिहार पुलिस का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, इसलिए अजात शत्रु को पितृहंता बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पितृहंता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कनिष्क की बात करें तो इसके दरबार में रहते थे महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, सभी को ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था?
483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? राजगृह में, या फिर इसको बोलते हैं ग्रीवरज। तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यानी प्रथम बौद्ध संगति जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरा की बात करें तो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको स्थान याद रखना है और शासनकाल। तो वैशाली में दूसरा वाला हुआ था किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा की बात करें जो कि पूछा गया है, तो तीसरा जो हुआ था अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो देखिए पाटलिपुत्र दिया हुआ है। और चौथा वाला जो है आखिरी वाला, ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर कुंडल वन में। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बामियान में कुषाण शासन काल में स्थापित किया गया था, जो कि गांधार वास्तुकला का एक नमूना था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बामियान। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। तो शेरशाह सूरी की महानता का जो द्योतक है वो प्रशासनिक सुधार है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो राजनीतिक राजधानी कहाँ पर थी? तो राजनीतिक राजधानी लाहौर, लेकिन धार्मिक राजधानी पूछे तो ये अमृतसर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अमृतसर। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो साथियों भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला जो है मद्रास में बनवाया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मद्रास में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सब क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन सा सही है? चलिए, एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, सिक्किम सिपकिला दर्रा। तो कौन सा सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपका बिल्कुल सही है। थांगला दर्रा की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ये है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। और सिपकिला दर्रा की बात करें, ये सिक्किम में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो केवल यहाँ पर ऑप्शन ए सुमेलित है। मखरेला, जिसको लेटराइट मिट्टी भी बोला जाता है, इसको विकास किसका परिणाम होता है? यानी लेटराइट मिट्टी का जो विकास है वो किसके परिणाम से होता है? तो इसका आंसर है निथरन के माध्यम से। निथरन बोले तो लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग का मखरेला मिट्टी के विकास में काफ़ी योगदान होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है?
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु आदर्श मानी जाती है। लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सवाना कहाँ बोला जाता है, तो अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ठीक है, घास के मैदान को। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है। ये एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, उसे महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ। अच्छा, एक पूछा जाता है द्वीप और प्रायद्वीप, इसमें क्या अंतर है। हालांकि ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे भारत का नीचे साइड का मैप देखिए, दक्षिण भारत का मैप देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो भारत का जो नीचे साइड है 3 ओर से जल से घिरा है, तो जो एरिया 3 ओर जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए नीचे वाले साइड को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। और द्वीप क्या है, तो जो भूमि का वह क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप, ठीक है। जैसे कि लक्षद्वीप चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो वो आपका क्या है, द्वीप है। अंडमान निकोबार भी क्या है, आपका एक द्वीप है, क्योंकि चारों ओर पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होने वाला हो, ठीक है। तो जैसे कि सौर ऊर्जा का कितना भी उपयोग कर ले ये समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगा, ज्वारीय ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये खत्म होने वाला, ठीक है, ऊर्जा है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक निश्चित समय के बाद ये खत्म हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि ये सभी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो जैसे कि नीचे साइड का भारत का मैप हो गया आपका, तो पश्चिमी साइड यानी कि ये वाला, इधर कौन कौन सा शहर है आपको बताना है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें, पूरी ये उड़ीसा में पड़ता है, विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तो इधर है, उड़ीसा भी इधर है, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हैदराबाद दिया हुआ है, ठीक है, जो कि तेलंगाना पड़ जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, बीच में। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, कोझिकोड कालीकट, ये केरल में पड़ेगा, जो कि यहाँ पर केरल है, गोवा भी यहाँ पर है, मुंबई भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए अमरावती दिया है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, जो कि साइड में है, तो केवल सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आंसर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इससे संबंधित है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खानें कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम, और सिंहभूम में एक क्षेत्र है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा क्षेत्र जो है यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। यूरेनियम का अयस्क का नाम क्या है, पिंच ब्लेड, पूछा जाता है पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का। सही कथनों का चयन कीजिए, यहाँ पर बताना है सही कथन कौन सा है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं माउंट केटू, ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल आपका सही है।
ठीक है। माउंट केटू की बात करें तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मान सकते हैं, तो ये कथन सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, ये भी सही है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। कैक्टस के जो जंगल है वो कांटेदार झाड़ी में पाए जाते हैं, झाड़ी जंगलों में। तो डी ऑप्शन केवल गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत का जो जीव मंडल रिजर्व है नंदा देवी, इसको यूनेस्को ने 1988 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। तो ये जो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, उत्तराखंड। मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो ये आइलैंड्स ऑफ मैन जो है ये आपका उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य में है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो ये है 66.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पवन वेग मापी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये हिंदी नाम है पवन वेग मापी। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व तक आपको चलना है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। कहाँ से? सिंधु नदी से स्टार्ट होता है और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा के मोड़ तक ये चला जाता है। तो सिंधु से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में है, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए वाला सही है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? आंसर है टार्नेडो। ठीक है, इसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है टार्नेडो में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इलाकों में, ठीक है, तूफान को बोला जाता है टार्नेडो। तूफान का ही ये नाम है, चक्रवात, टाइफून, टार्नेडो। तो तूफान को टार्नेडो कहाँ पर कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है इसका दूसरा नाम टाटानगर है, जो कि झारखंड में पड़ता है और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे देखिए, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में दिया गया था। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? आंसर है सांची स्तूप। ये भारत का पहला और सबसे प्राचीन बौद्ध स्थल है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिला या फिर रायसेन जिला में स्थित है बौद्ध ये सांची स्तूप। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, अशोक के समय में। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सांची स्तूप को
सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में। डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। बताइए भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शॉर्ट में बोला जाता है CAG, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है CAG के बारे में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू था, लेकिन इसके स्थान पर अब नया नियुक्त हुआ है कौन? तो के संजय मूर्ति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ठीक है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो नियुक्त किए गए हैं ये नवंबर में किया गया, नवंबर 2024 में। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो इसका आंसर है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? निदेशक सिद्धांत यानी कि DPSP, इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। DPSP के बारे में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है और भाग 4 में बताया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, DPSP क्या ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो याद रखिएगा नहीं। यानी किसी भी DPSP का अगर उल्लंघन होता है तो क्या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य के लिए है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसमें कौन सा 3 आता है? तो उदारवादी आता है, समाजवादी भी आएगा, गांधीवादी भी आएगा, लेकिन सत्तावादी इसमें नहीं आता है DPSP में। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, सभी कथन सही है राष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अब राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है? तो 52 में, ये पूछा जाता है। और 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये किस में बताया गया है? 53 में। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। तो 52 में राष्ट्रपति पद, 53 में क्या बताया गया? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये सब जो कंडीशन है इसके बारे में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है, जो कि मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं शपथ। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। सैक्रामेंटो शॉन जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो अमेरिका में तो है, लेकिन अमेरिका में कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया राज्य में, यानी कि या फिर कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो म्यांमार इधर है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। ठीक है, और म्यांमार से साझा करने वाला भारत का राज्य सबसे पहले ऊपर में पूरब में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य म्यांमार से
साझा करते हैं भारत के, ठीक है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं वो पटकाई पहाड़ी है, नागा है और लुसाई है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इटली में रुधिर वर्षा होती है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है? तो साथियों, नगरीकरण की दृष्टि से भारत जो है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक निम्न मध्यम नगरीकृत देश। मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। तो मकर रेखा जिन देशों से नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। तो ये है बोलिविया, बाकी अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, चिली हो गया, ठीक है, इन सभी से होकर गुजरता है। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो आवर्त सारणी 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। और कंडीशन भी क्या दिया हुआ है कि वह नरम धातु है। तो नरम में आपका एक सोडियम आता है जिसे चाकू से काट सकते हैं, और ये हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर ही क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर आंसर है। और सोडियम को जल में डालने पर आवाज़ करता है, इससे ठीक है, उसमें आवाज़ की ध्वनि निकलती है। तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ ये तीव्र प्रतिक्रिया करता है। सोडियम का संकेत Na, परमाणु क्रमांक 11। किस देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लकड़ी का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये क्या है, जापान। आगे देखिए, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। चलिए, राजाओं की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो राजाओं की घाटी मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो ये भारत ने ही जीता है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारी इंजीनियरी, मशीन औजार, एल्युमिनियम उद्योग और उर्वरक, और यहाँ पर केंद्र का नाम दिया हुआ है। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये रांची में है। कहाँ पर है? रांची में, झारखंड के रांची में। मशीन औजार की बात करें ये हो जाएगा आपका पिंजौर में। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के रेनकोट में। और उर्वरक के लिए आप सभी जानते हैं सिंदरी हो जाएगा, झारखंड का सिंदरी। तो यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो 3 और 4, 3 4 यहाँ पर देख सकते हैं, केवल एक ही ऑप्शन में है, 3 4 2 1। आइसोगेनिक रेखाएं क्या है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगेनिक रेखाएं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक पूछा था आइसोबार क्या है? आइसोबार, तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोबार। समान वायुदाब रेखाएं को बोलते हैं आइसोदाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आइसोहेलाइन की बात करें तो समान लवणता रेखा को बोला जाता है आइसोहेलाइन। चलिए, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो परशुराम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे भृगुनंदन दिया है, ये परशुराम का पर्यायवाची है। और यहाँ पर देख सकते हैं
भार्गव भी दिया हुआ है, ये भी परशुराम का ही पर्यायवाची है। यहाँ पे शिवप्रिय जो है ये सब परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कौन सा नहीं है? शिवप्रिय। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, बताइए। तो इसका सही जवाब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग की बात करें तो दूसरा और चौथा, तो क वर्ग में दूसरा क्या आएगा? पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, तो ख और ग ये क्या होगा? आपका महाप्राण। फिर च वर्ग की बात करें तो इसमें छ और झ ये आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। और इस प्रकार महाप्राण की टोटल संख्या कितनी है? 15 है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये तो सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ये तो सिंपल सा है, ओष्ठ से बोला जाता है प, फ, ब। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो चले साथियों, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिसे भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो प्ले स्टोर पर जाकर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा इसके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो यहाँ ऊपर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।